नमस्कार। आज कैबिनेट में दो अहम फैसले हुए। पहला, टैक्स विवाद मामले में वोडाफोन से समझौता होगा। दूसरा, अहम रियल एस्टेट बिल को हरी झंडी मिल गई है। इस बिल में फ्लैट खरीदारों को ठगी करने वाले बिल्डरों से बचाने के कई प्रावधान हैं। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा नहीं हुई। माना जा रहा था कि विवादित खाद्य सुरक्षा बिल को पारित करने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है, जिस पर अब शुक्रवार को फैसला हो सकता है। इन सब खबरों पर विस्तार से होगी बात, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। बिल्डरों की मनमानी पर अब लगेगी रोक। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर को दी मंजूरी। We have now agreed in the cabinet to accept the offer for a non-binding conciliation. सरकार बातचीत से सुलझाएगी वोडाफोन टैक्स मामला। कैबिनेट ने दी मंजूरी। रिजर्व बैंक ने सोने का इंपोर्ट बेहद मुश्किल किया। अब ज्वेलर्स से ऑर्डर और पैसे मिलने के बाद ही बैंक और एजेंसियां कर पाएंगी सोने का इंपोर्ट। लगातार 3 दिन की गिरावट से सेंसेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन मिड कैप शेयरों में दिखाई अच्छी बढ़त। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के पहले इशू को संस्थागत निवेशकों से बेहतरीन रिस्पांस। मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से करीब 8% का सालाना रिटर्न। आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। इससे पहले की खबरों में विस्तार से जाएं, कुछ और हेडलाइंस। रुपए में 5 दिन से चल रही गिरावट आज थमी। 32 पैसे मजबूत हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं करेगा नए और पुराने होम लोन में भेदभाव। सभी के लिए 10.25% की ब्याज दर तय की। MRMGF को फेमा नियम तोड़ने के आरोप में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नोटिस। जांच में 8,600 करोड़ की गड़बड़ी का दोषी पाया। और सट्टेबाजी के आरोप में फंसे गुरुनाथ मयप्पन और विंदु दारा सिंह को जमानत मिली, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में फंसे श्रीसंत और बाकी खिलाड़ियों पर दिल्ली पुलिस ने लगाया मकोका। सरकार ने आज 2 बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट ने आज रियल एस्टेट रेगुलेटर को मंजूरी दे दी है, यानी अब बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लग पाएगी। इसके अलावा सरकार 6 साल से चल रहे वोडाफोन टैक्स मामले को अब बातचीत से सुलझाएगी। कंज्यूमर और कॉर्पोरेट की इन 2 बड़ी खबरों की डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय और अंजुल तोमर। इसके अलावा वोडाफोन टैक्स मामले पर चर्चा करेंगे इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओस्तवाल से। सबसे पहले शुरू करेंगे वोडाफोन टैक्स मामले से और सुनते हैं कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद इस बारे में क्या जानकारी दी। We have now agreed in the cabinet to accept the offer for a non-binding conciliation. Now this will be communicated to Vodafone in a day or two, that we accept the offer for a non-binding conciliation. Vodafone has to agree. Then, if both sides are agreed, then the non-binding conciliation will start by appointing conciliators. और इस मामले की डिटेल लेते हैं हमारी टेलीकॉम संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, सरकार ने वोडाफोन की बातचीत की मांग मान ली है। इसमें क्या बड़ी राहत होगी वोडाफोन के लिए? जी, वोडाफोन के लिए कुछ राहत ज़रूर है, क्योंकि वोडाफोन को आगे जो है कंसिलिएशन प्रोसेस के लिए मंजूरी मिल गई है। आज कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है उसमें आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत वोडाफोन और सरकार के बीच में आगे समझौता जो है वो हो पाएगा। अब आगे देखना यह है कि किस तरह की ऑफ़र सरकार के तरफ से आती है वोडाफोन के सामने। हालांकि वोडाफोन थोड़ा डिसअपॉइंटेड जैसा हमारी बात हुई इसलिए है क्योंकि जो ऑफ़र किया था वोडाफोन ने वो पूरी तरीके से मंजूर नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो है इंडियन लॉज के तहत कंसिलिएशन यानी समझौता हो पाएगा सरकार और कंपनी के बीच में। टैक्स डिस्प्यूट जो चल रहा है उसको 11,200 करोड़ रुपीस का उसको लेके, लेकिन जो ऑफर किया था वोडाफोन ने वो इंटरनेशनल लॉज के तहत कंसिलिएशन यानी समझौते का ऑफर किया था। अब सोर्स का कहना है कि आगे देखना है किस तरीके का ऑफर आता है, किस तरीके का टेबल पे जो है प्रस्ताव आता है और किस तरीके से गिव एंड टेक होता है। सोर्स का कहना है कि शायद अगर वोडाफोन जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट जो है देना पड़ता है और पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो वेव हो जाता है, तो शायद जो है आगे कुछ इसमें ब्रेक थ्रू हो। जो टैक्स डिस्प्यूट सरकार और कंपनी के बीच में काफ़ी समय से चल रहा है ये। ठीक है। और वोडाफोन मामले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल साहब। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल सर आपसे कि इस वोडाफोन के लिए इस पूरी बातचीत को या आप जो सरकार करने जा रही है, कितनी राहत की बात मान रहे हैं आप?
वेल अभी समझौता किस प्रकार से होता है उस पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देंगे तो आधी राहत है, और वो समझौते में ये कह दिया जाए कि इस पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए, तो वर्ल्ड में आप इट विल बी बोनांजा फॉर वोडाफोन। और ये इंडिया के लिए भी एक एकदम ऐसा डिसीजन होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर में एक इंडिया का नाम हो जाएगा। जी ओसवाल साहब, निकल कर आ रहा है कि इसमें शर्तों के मुताबिक आईटी एक्ट में फेरबदल भी होंगे, लेकिन इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? वेल कोई भी कानून के मुताबिक हो, लेकिन यदि एक टैक्स पेयर उसके कानून के रहते हुए यदि केस जीत चुका है और आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स करना चाहते हो, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट में जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो भारतीय कानून उसको थोड़ी बोल सकता कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। हम भारतीय गवर्नमेंट ने वो एग्रीमेंट आंखें खोल के सही किया है और ये सोच समझ के किया है कि ये भारतीय कानून के अंदर हमको एक एग्रीमेंट करने का अधिकार है। तो आज भारतीय गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए सेटलमेंट कर रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रही है। जी शुक्रिया ओसवाल साहब। और चलते हैं दूसरे बड़ी फैसले की ओर। दूसरा बड़ा फैसला था वो है घर खरीदने वालों के लिए। घर के खरीदारों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि बिल्डरों की मनमानी पर लगाम के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसकी डिटेल लेते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल से घर खरीदारों को कौन से बड़े फायदा होंगे? देखिए, इस बिल का सबसे बड़ा फायदा घर के खरीदारों को ये होगा कि अगर उन्हें बिल्डर से कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत रियल एस्टेट रेगुलेटर के अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कर सकते हैं। अभी शिकायत करने का कोई ठोस एक अलग से कोई विंडो नहीं होता है, कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता है, काफ़ी जहाँ लंबी प्रक्रिया होती है, फैसला आने में लंबा वक्त लग जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बिल में साफ तौर से कहा गया कि हर बिल्डर को हर प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट रेगुलेटर से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि रियल एस्टेट सेक्टर के जो ब्रोकर होते हैं उनको भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है रियल एस्टेट रेगुलेटर के साथ। साथ ही साथ बिल्डर को समय पे घर का पोजीशन घर के खरीदारों को देना होगा, ये इस कानून में साफ तौर से कहा गया है। अगर घर का पोजीशन समय पे नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और शर्तों की अनदेखी करने पर जेल तक जानी पड़ सकती है। एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कि रियल एस्टेट के बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट तब तक लॉन्च नहीं करेंगे जब तक कि उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई तमाम मंजूरी अलग अलग विभागों से उन्हें मिल नहीं जाती है। विभागों से मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को एक अलग बैंक खाते में रखना होगा, उस बैंक खाते में उस रकम की 70% हिस्सा रखना होगा और उस 70% हिस्से का जो रकम है उसको सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में लगाना होगा, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते हैं। गुमराह करने वाले विज्ञापन भी नहीं दे सकते। आमतौर पर विज्ञापनों में देखते हैं कि प्रोजेक्ट कुछ और बन रहा है, कहीं और का पिक्चर लगा दिया, तो ऐसा विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। तो ये तमाम प्रावधान किए गए हैं ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में घर के खरीदारों के लिए जो अभी मुश्किलें आ रही हैं वो मुश्किलें दूर हो सके। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर बिल्डरों का कहना है कि इस बिल में उनके लिए कुछ नहीं है, उनकी दलील है कि सारी परेशानी प्रोजेक्ट मंजूरी को लेकर ही है और ये बिल इस बारे में कुछ नहीं कहता है। इंडस्ट्री है जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है अप्रूवल प्रोसेस से ही। अप्रूवल प्रोसेस पे बिल्कुल ये एक्ट साइलेंट है, तो मैं नहीं समझता कि कंज्यूमर को इसमें कोई राहत मिलेगी, क्योंकि 1.5 साल या 2 साल अगर अप्रूवल में लग जाता है या उसको रजिस्ट्रेशन कराने में डेवलपर को लग जाता है या आगे की जो प्रक्रिया है उसमें लग जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट फैक्टर है उस पर काफ़ी बर्डन आएगा और वो कॉस्ट फैक्टर अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही झेलना पड़ता है। इधर कुशमन एंड वेकफील्ड के साउथ एशिया सीएमडी संजय दत्त का कहना है कि बिल लाने का मकसद ठीक है, लेकिन देखना ये होगा कि इसे लागू कैसे किया जाता है। अगर ये बिल ठीक से लागू नहीं होता तो सेक्टर को नुकसान होगा। एज ए रेगुलेटरी बिल हमारे समाज में जरूरी है, कुछ ट्रांसपेरेंसी, कुछ बेंचमार्किंग की आवश्यकता है, लेकिन वो किस तरीके से उसको लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या ये एक और जरिया बन जाएगा सरकारी डिपार्टमेंट के हाथ में जो उसको डेवलपर को और एक्सप्लॉइट करेगा और उसमें कॉस्ट को ऐड करेगा और दिक्कतें आएंगी। ये सब उस पर डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंट कैसा किया जाता है। और सोने का इंपोर्ट हुआ मुश्किल तो क्या और गिरेंगे इसके भाव? साथ में इन्फ्लेशन इंडेक्स, बॉन्ड जारी, कितना मिलेगा ब्याज, बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
रिजर्व बैंक ने सोने का इंपोर्ट अब और मुश्किल कर दिया है। अब कोई भी इंपोर्ट एजेंसी तभी सोना इंपोर्ट कर पाएगी जब उसे ऑर्डर के साथ पूरा पैसा भी मिल जाएगा। रिजर्व बैंक की इस सख्ती को डिटेल में बता रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। जी हाँ, साफ तौर पे आरबीआई ये चाहता है कि कर्ज लेकर सोना ना खरीदा जाए और जहाँ तक हो सके बैंकों की ओर से, एनबीएफसीज की ओर से जो भी पैसे आ रहे हैं कर्ज के तौर पे सोने के कारोबार में, सोने के इंपोर्ट के लिए, चाहे गिरवी रख के, हर तरीके से जो भी रास्ते हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश आरबीआई लगातार करता रहा है और इसी दिशा में ये एक और कदम उठाया गया है। तो अब गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए कर्ज मिलना करीब करीब नामुमकिन होगा और सारी की सारी जो इंपोर्ट हैं वो आपको कैश के बदले में करने पड़ेंगे। ये एक कोशिश साफ तौर से आरबीआई की नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आरबीआई चाहता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कुछ काबू में लाया जाए और रुपया जिस तरह से लगातार कमज़ोर हो रहा था पिछले 2 हफ्तों से, और ये तीसरा हफ्ता है जब तकरीबन 54 रुपए के आसपास से चलते चलते रुपया 57 के काफ़ी करीब पहुंच गया था। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत आरबीआई को नज़र आई। अगर आप देखें तो आज विदेशी मुद्रा बाजार में इस खबर के आने के बाद रुपया जो सुबह से ही कुछ मजबूत चल रहा था, इस खबर के चलते करीबन 6, 7, 8 पैसे के आसपास और मजबूत होता हुआ नजर आया है। तो जाहिर है कि आरबीआई के इन कदमों का टारगेट वहीं पे दिखाई देता है। और जानकारों का मानना है कि सोने के इंपोर्ट पर लगाम लगाने की वजह से देश में सोने की डिमांड 25 से 50% कम हो जाएगी और सोने का भाव भी 25,000 के नीचे जा सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव सिनेरियो नज़र नहीं आता गोल्ड के अंदर और बाइंग जो है वो बिल्कुल ना के बराबर नज़र आ रही है, क्योंकि जो भी बाइंग हम देखते हैं वो 26,000 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिलती है, लेकिन डाउन साइड में 26,000 एक अहम सपोर्ट रहेगा। जैसे ही वो सपोर्ट अगर एक बार फिर से ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा सेल ऑफ जो है हम देख सकते हैं और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइजेज आने वाले समय में 25,000 के नीचे के लेवल भी दिखला सकते हैं। जो पहले बैंक मंगा के खुद का माल बेची है उससे जो बाजार में जो ओवरफ्लो जो गोल्ड रहता था वो ओवरफ्लो कम हो जाएगा और अभी धीरे क्वांटिटी बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे बिकेगा और इंपोर्ट थोड़ा 50% लगभग शायद कम हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने वालों को ब्याज दर को लेकर परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि बैंक ने सभी ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दर एक कर दी है। चाहे पुराना ग्राहक हो या नया, सबके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा 10.25% ब्याज ही लेगा। ये दर हर अवधि और किसी भी अमाउंट के होम लोन के लिए लागू होगी। 10.25% की ब्याज दर 1 जून से लागू हो गई है और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा ग्राहकों के लिए घटाई गई दरों पर शिफ्ट करने के लिए कोई कन्वर्जन चार्ज भी अब नहीं लगेगा। और नए बैंक पर रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आने के बाद अब नए बैंक लाइसेंस हासिल करने की हलचल तेज होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी राजीव टकरू ने हमसे खास बातचीत में बताया कि जून तक एप्लीकेशन आने की उम्मीद है और अगले साल मार्च अप्रैल में बैंक लाइसेंस बढ़ जाएंगे। हमारा अनुभव ये कहता है कि अर्जी हमेशा लास्ट 3-4 दिन में ही सारी आएंगी। शायद 31 मार्च तक मालूम हो जाए कि भाई क्या पोजीशन है, मगर वो कुछ लोग कहते हैं कि अप्रैल मई तक होगा। मतलब इस वित्तीय वर्ष के अंत तक मेरे ख्याल से कोई ना कोई जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। महंगाई से मुकाबला करने वाला इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आज पहली बार जारी हो गया है। आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें बोली लगाई गई। इसके मुताबिक औसत रियल ब्याज दर 1.44% आई है। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई दर से 1.44% अब ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। आज जारी बॉन्ड के लिए जनवरी महीने का WPI लिया गया है। उस वक्त महंगाई दर 6.62% थी, यानी इस बॉन्ड से कुल 8.06% का रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न महंगाई बढ़ने या घटने के साथ बदलता रहेगा। आरबीआई कुल 12 से 1500 करोड़ का बॉन्ड जारी करेगी। रिटेल निवेशकों के लिए अक्टूबर में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी होंगे। और कल हमारे लिए विदेशी बाजारों से क्या संकेत मिलेंगे बताएंगे ब्रेक के बाद। और एमआर पर 8,600 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, क्या है मामला, देखिए ब्रेक के बाद। शेयर बाजार में आज तीसरे दिन भी गिरावट रही, जिसके बाद सेंसेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया। हालांकि बाजार में आज की गिरावट से मिड कैप शेयर उबते रहे। बाजार में आज सबसे ज्यादा दबाव बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों से बना। बैंक शेयरों में एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक और HDFC सबसे ज्यादा गिरने वाले दिग्गज थे। ऑटो सेक्टर आज भी रिवर्स में चलता रहा। टाटा मोटर्स और मारुति के शेयर आज भी फिसले हैं। फार्मा सेक्टर की सेहत आज सुधरती दिखी। अरसों बाद आज रैनबैक्सी का शेयर चढ़ा है।
5 दिनों की जोरदार गिरावट के बाद आज रुपए में मजबूती लौटी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे मजबूत होकर 56.44 के लेवल पर बंद हुआ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरी करेंसीज के मुकाबले डॉलर में नरमी आई है। इसी वजह से रुपए में मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिका से कल आए खराब फैक्ट्री आंकड़ों की वजह से डॉलर में नरमी आई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हाल लेते हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत से। हर्षदा, क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में और इसका असर कल हमारे बाजारों पर क्या पड़ेगा? इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा थोड़ा सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, खासतौर से डाउ अगर आज के सत्र में एक हायर ग्राउंड पर बंद होता है तो वो 21st रनिंग डे होगा गेंस के साथ, लेकिन अब कुछ बाजार यहाँ पर सुस्ताता हुआ दिखाई दिया है, कुछ मुनाफा वसूली फैलती हुई दिखाई दी। दरअसल कुछ कंसर्न्स है कि फेडरल रिजर्व के कुछ लोग बयान देने वाले और वैसे भी चिंता बनी हुई है यहाँ पर ओवरऑल बॉन्ड बाइंग प्लान जल्द ही कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो उसकी चिंता है। इसीलिए हम देख रहे हैं बहुत ही सपाट ट्रेड बनता हुआ डाउ, नैस्डैक और S&P एकदम फ्लैट ट्रेड दिखा रहे हैं। यूरोप से भी कुछ खास संकेत नहीं थे। आज यहाँ पर भी ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी क्योंकि फैक्ट्री सेल्स का डेटा खराब आया है और उसका कहीं ना कहीं असर इन मार्केट्स पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चा तेल भी है जो कुछ अटका है। $102 के आसपास ब्रेंट इस समय ट्रेड करता हुआ और 94 के नीचे लगातार नाइमेक्स भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन सोने को लेकर यहाँ पर चिंता बनती हुई दिखाई दी इंटरनेशनल मार्केट्स में और यहाँ पर ट्रिगर सरप्राइजिंगली भारत से आज आता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स यही कह रही है कि RBI ने जो कदम उठाए हैं गोल्ड इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए उसका इम्पैक्ट ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे। इसीलिए हम देख रहे हैं $1400 के नीचे ट्रेड्स बने हैं। $15 तक की गिरावट यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिली और चांदी पर भी कुछ हल्का सा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया आज RBI के स्टेटमेंट्स का, बड़े कदम का, और आप देखेंगे करीब $22 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ से कुछ नरमी के संकेत और ये इनफैक्ट एक इम्पैक्ट है जो भारतीय बाजार में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली के संकेत साफ इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिले हैं आज। तमन्ना जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए हर्षदा। इधर मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक बाजारों का बुरा वक्त खत्म हो गया है और इस साल की दूसरी छमाही में ग्रोथ में रिकवरी देखने को मिलेगी। दिग्गज ब्रोकिंग हाउस के मुताबिक सेंसेक्स दिसंबर तक 23,000 तक पहुंच जाएगा। फर्म के मुताबिक 2014 में GDP का लक्ष्य 6% रहने वाला है। मॉर्गन स्टैनली की KMD रिदम देसाई के मुताबिक आने वाले साल में बाजार में FIIs की हिस्सेदारी और लोकसभा चुनाव पर नजर रहेगी। रिदम देसाई के मुताबिक मॉर्गन स्टैनली फाइनेंशियल एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टेक्नोलॉजी पर ओवरवेट है। Should continue to pay attention to M2 growth, which will give you an indication of where domestic liquidity is. Keep an eye on the investment cycle. That could be quite crucial to earnings. We have seen some improvement over the last 6 months, and we think that may continue. But keep an eye on that. And finally, keep an eye on earnings revisions breadth. Usually that lags the market, but as the markets go up, it will improve and it will basically confirm the market strength. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने MRMGF को फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईडी के इस नोटिस के मुताबिक कंपनी ने फीमा नियमों को तोड़कर करीब 8,600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि अप्रैल 2005 से अब तक MRMGF और इसकी 4 सब्सिडरी कंपनियों ने दुबई, साइप्रस, मॉरिशस समेत कई दूसरे देशों में FDI रूट के जरिए 8,600 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। कंपनी ने दिखाया कि इस रकम का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए किया गया, जबकि रकम का इस्तेमाल भारत में खेती की जमीन खरीदने के लिए किया गया है या वैसे काम में किया गया जिसकी इजाजत ऑटोमेटिक FDI रूट के नियमों में नहीं है। जस्ट डायल का IPO कल लिस्ट होगा और म्यांमार में लाइसेंस पाने की दौड़ में है भारतीय। देखते हैं कारोबार जगत की कुछ और बड़ी खबर। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को ने ब्याज का खर्च घटाने के लिए नई योजना बनाई है। कर्ज चुकाने के लिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें से 2,000 करोड़ बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे और 3,000 करोड़ का सस्ता लोन लिया जाएगा। कंपनी के ऊपर फिलहाल 13,000 करोड़ का कर्ज है। इस कर्ज की ब्याज दर काफी ऊंची है। जसडैल का IPO कल लिस्ट होगा। कंपनी ने इसका इश्यू प्राइस 530 रुपए तय किया है। इंटरनेट और टेलीफोन पर बिजनेस डायरेक्टरी की सर्विस देने वाली इस कंपनी के IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। कंपनी का IPO करीब 12 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने फिनलैंड ऑफिस से 290 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में टीसीएस के 800 कर्मचारी है। टीसीएस इस छटनी पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि से बात कर रही है। कर्मचारियों के मुताबिक टीसीएस इन नौकरियों को भारत ट्रांसफर करना चाहती है। भारती एयरटेल ने म्यांमार में टेलीकॉम लाइसेंस के लिए फाइनल बोली लगाई है। भारती के साथ 11 और कंपनियों ने बोली लगाई है। इनमें से 2 को लाइसेंस मिलेगा। वोडाफोन और चाइना मोबाइल इस दौर से हट चुकी हैं। इस बोली में जीतने वालों का ऐलान 27 जून को होगा। भारती पहले से अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश में टेलीकॉम सर्विस देती है। श्रीलंका में इंडियन ऑयल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। श्रीलंका ने कहा है कि वो इंडियन ऑयल के टैंक फार्म का कॉन्ट्रैक्ट तभी रिन्यू करेगा जब साथ में कोई लोकल पार्टनर भी जुड़ेगा। श्रीलंका के इस कदम को संयुक्त राष्ट्र में भारत के श्रीलंका विरोधी रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका सरकार ने ओएनजीसी को 2 ऑयल ब्लॉक नॉमिनेशन के आधार पर देने से मना कर दिया है, बल्कि अब उसके लिए बोली मंगाई गई है। लग्जरी कार कंपनी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। कंपनी ने मई में 54% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। ऑडी की ये फर्राटा रफ्तार तब है जब पूरा ऑटो सेक्टर घटती बिक्री से परेशान है। कंपनी ने मई में 710 लग्जरी कारें बेची हैं। इनकम टैक्स विभाग अब टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी स्ट्रक्चर पर रखेगा नजर। इससे उसे टैक्स की वसूली में कितनी मिलेगी मदद जानेंगे डेलॉयट के टैक्स एक्सपर्ट दिव्य बवेजा से इस ब्रेक के बाद। घर खरीदने का सपना कब बनेगा हकीकत? ऊंचे दाम, गिरती बिक्री, फिर भी नहीं हो रहा है घर सस्ता। हम करेंगे देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट मार्केट की पड़ताल। क्या वक्त आ गया है कि घटेंगी कीमतें? देखिए खास पेशकश प्रॉपर्टी बाजार, अब दाम गिरेंगे। मंगलवार से शुक्रवार तक रोज सिर्फ CNBC आवाज पर। बिल्डरों की मनमानी पर अब लगेगी रोक। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर को दी मंजूरी। We have now agreed in the cabinet to accept the offer for a non-binding conciliation. सरकार बातचीत से सुलझाएगी वोडाफोन टैक्स मामला, कैबिनेट ने दी मंजूरी। रिजर्व बैंक ने सोने का इंपोर्ट बेहद मुश्किल किया। अब ज्वेलर से ऑर्डर और पैसे मिलने के बाद ही बैंक और एजेंसियां कर सकेंगी सोने का इंपोर्ट। लगातार 3 दिन की गिरावट से सेंसेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन मिड कैप शेयरों में दिखाई अच्छी बढ़त। रुपए में 5 दिन से चल रही गिरावट आज थमी, 32 पैसे मजबूत हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं करेगा नए और पुराने होम लोन में भेदभाव, सभी के लिए 10.25% की ब्याज दर तय की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए ओवरड्राइव में जुटा है और अब उसके निशाने पर है बड़ी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स। विभाग को शक है कि कंपनियां अपने इन एग्जीक्यूटिव्स का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखती है जिससे कम से कम टैक्स देना पड़े। और आईटी विभाग की ये पहल कितनी जरूरी है, इसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डेलॉयट के सीनियर डायरेक्टर दिव्य बवेजा। बवेजा साहब, स्वागत है आपका। ये तो कोई राज नहीं है कि कंपनियां वाकई अपना स्ट्रक्चर ऐसे करती हैं जैसे टैक्स बचे कर्मचारियों का, लेकिन ये टैक्स इवेजन है या टैक्स मैनेजमेंट, इस पर क्यों नजर जा रही है आईटी विभाग की? आई थिंक इस पे नज़र इसलिए जा रही है कि सैलरी का जो कंपोनेंट है वो ब्रेकअप होता है अलाउंसेस में, रीइंबर्समेंट्स में और बेसिक सैलरी में। और डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इन सब कंपोनेंट में कितना जी, यहाँ पर लिंक में थोड़ी गड़बड़ी है भवेजा साहब के साथ, इन पर लौटते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आईटी विभाग अब नजर डालेगी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के सैलरी स्लिप पर, ये देखने के लिए कि उनकी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या इवेजन हो रहा है नहीं। सवाल ये बनता है कि इससे क्या उतनी टैक्स गैदरिंग होगी, क्या इतना टैक्स मिलेगा, या पर ये एक सिंबॉलिक जेस्चर जैसे लग रहा है। वापस लौटे हमारे साथ लिंक पर बवेजा साहब। बवेजा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मेरे को आपकी आवाज जी। आप बात कर रहे थे कि क्यों आईटी विभाग की इन पर नजर है। आईटी विभाग की नज़र इस पे ये है कि करेक्ट टैक्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
बिकॉज इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं कईयों का ट्रीटमेंट कंसेशनल होता है, तो उनका ये मानना है कि हम देखना चाहते हैं कि टैक्स ठीक तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पर मेरे ख्याल से कंपनियों को इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब सो लॉन्ग एज अगर कंपनियां जो प्रॉपर रीइंबर्समेंट या वाउचर सपोर्टिंग मेंटेन कर रही हैं तो उनको इतना कोई घबराने की बात नहीं है इसके अंदर। पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी ये है कि क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पे कड़ी नज़र डालने वाला है, कंपनीज़ को अपना सैलरी स्ट्रक्चर और जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको रिव्यू करना चाहिए, ये देखने के लिए कि वो लॉज में जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से है कि नहीं है। पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि ये रिव्यू प्रोसेस कंपनीज़ को देख लेंगी तो थोड़ा उनको तसल्ली मिल जाएगी कि वी आर इन लाइन और नॉट। जी बवेजा साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इसके चलते अब कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने लग जाएंगी और कुछ दूसरा तरीका अख्तियार करेंगी? मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे मल्टीनेशनल्स हों या पब्लिक सेक्टर्स हों, उनका आइडिया टैक्स एवेजन नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ जो हर कंपनी को सोचना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि मेरा डॉक्यूमेंटेशन जो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है मैं वो मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक हर कंपनी को अपना स्ट्रक्चर चेंज करने से पहले ये देखना चाहिए कि लॉ में जो प्रोविज़न है, अगर मैं वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा हूँ, वो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी, यहाँ पर एक जो सवाल उठ रहा है बवेजा साहब कि इन पर क्यों नजर जारी है? क्या सबसे ज़्यादा जो टैक्स चोरी करने वाले हैं वो ये कर्मचारी हैं पूरे सिस्टम में? क्या ये सिंबॉलिक जेस्चर ज़्यादा है या इससे वाकई टैक्स जनरेशन इतनी बढ़ेगी? मेरे ख्याल से इससे इतनी टैक्स जनरेशन बढ़नी चाहिए नहीं। इसका रीज़न जो टीडीएस पे गवर्नमेंट का फोकस है वो ये है कि अगर आप देखें कि 40% कलेक्शन से ऊपर सूत्रों के अनुसार कलेक्शन हुआ है टीडीएस के थ्रू, तो कंपनी इनका ये है कि इनको दे वांट टू ब्रिंग मोर एंड मोर पेमेंट्स टैक्स नेट के अंदर वेरीफाई करने के लिए कि टीडीएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट्स को लाएँ और वेरीफाई करें। इसमें से कितनी सफलता होगी, उनको कितना एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, ये अभी कह नहीं सकता मैं। जी बवेजा जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और हमसे पूरी बातचीत करने के लिए। और देश का सबसे बड़ा ट्रैवल अवार्ड एक बार फिर आ गया है। सीएनबीसी आवाज जल्द ही ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े सभी बड़े लोगों और कंपनियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की में अपना योगदान दिया है। इस मौके पर सीएनबीसी आवाज पर आसान सवालों के जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं एक मिनी आईपैड। हम रोज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लीजिए, आज हम आपसे पूछ रहे हैं ये 11वां सवाल है, टूरिज्म के लिहाज से देश का सबसे अच्छा बजट होटल कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस हैं: ए हॉलिडे इन जयपुर, बी लेमन ट्री एलेपी, सी सरोवर पार्क प्लाजा और डी जिंजर होटल्स। आपको हमें बस एक एसएमएस करना और बताना है अपनी पसंद। अपने सिंफोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, TRA11 लिखिए, एक स्पेस दीजिए और फिर सही जवाब जो आपको लगता है A, B, C या D, उसे आप उस पर टाइप कीजिए और एसएमएस कर दीजिए 51818 पर। आप इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी साइट travelaward.moneycontrol.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। याद रखिए, आप जीत सकते हैं एक आईपैड मिनी। मयप्पन और विंदु दारा सिंह को मिली जमानत और सीबीआई ने आज पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से की पूछताछ। देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें 2 मिनट में। रेल घूसकांड मामले में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उनसे वेस्टर्न रेलवे के पूर्व जीएम महेश कुमार के प्रमोशन से जुड़े सवाल पूछे हैं। साथ ही उनके भांजे विजय सिंगला का प्रमोशन में क्या रोल था, इसके बारे में भी सवाल किए हैं। विजय सिंगला को सीबीआई ने प्रमोशन के बदले घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था और इसकी वजह से पवन बंसल को इस्तीफा भी देना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ गुरुनाथ मयप्पन और बॉलीवुड एक्टर विंदु दारा सिंह को जमानत मिल गई है। उनको मुंबई कोर्ट ने जमानत दी है। इन दोनों के अलावा अदालत ने आईपीएल में सट्टेबाजी के उन सभी आरोपियों को जमानत दे दी है जिन्होंने इसके लिए अर्जी दी थी। जमानत इस शर्त पर दी गई है कि सभी आरोपी हर दूसरे दिन पुलिस के सामने हाजिर होंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और शकील को मैच फिक्सिंग मामले में सह आरोपी बनाया है। इन दोनों पर खिलाड़ियों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। इधर स्पॉट फिक्सिंग में फंसे खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंडेला पर मकोका की धाराएं लगाने का फैसला किया है। आरटीआई के दायरे में आने से राजनीतिक पार्टियों ने साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि राजनीतिक दल सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए वो सीआईसी के फैसले का विरोध करते हैं। जेडीयू और सीपीएम ने भी सीआईसी के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस इस निर्णय से पूरी तरह असहमत है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। सीआईसी ने जो फैसला किया है ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। वो देश की राजनीति को भी बिल्कुल नहीं जानते। जिया खान की आत्महत्या मामले में आज मुंबई पुलिस ने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से 4 घंटे तक पूछताछ की। कल रात 11 बजे जिया खान ने मुंबई में जुहू के अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अंतिम बार उन्होंने सूरज पंचोली से ही बात की थी। बताया जा रहा है कि जिया काम न मिलने से काफी डिप्रेशन में थी। और मुंबई में सस्ता घर कहां मिलेगा, करेंगे चर्चा लाइसेंस फोराज के पंकज कपूर से इस ब्रेक के बाद। घर खरीदने का सपना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऊंचे दाम के चलते खरीदारों ने प्रॉपर्टी से किनारा कर लिया है। बिल्डर नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं लेकिन ग्राहक नहीं है। बिना बिका स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और बिल्डरों के लिए पैसों की तंगी तो है ही, तो क्या वक्त आ गया है कि अब दाम गिरेंगे? हमारी इस खास पेशकश में हम यही पड़ताल करेंगे कि ऊंची कीमतों, घटती बिक्री और बढ़ते स्टॉक के बीच क्या है देश के अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी बाजार का हाल। हम शुरुआत कर रहे हैं देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजार मुंबई से, जहां पर रियल एस्टेट मार्केट ठहर सा गया है। हमारी सहयोगी कविता कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं और हमें मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बता रही है। कविता, इस वक्त कैसा है मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट? काफी बुरा हाल है मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट का। सप्लाई बहुत ज्यादा है, कीमतें जो है घटने का नाम नहीं ले रही है और बिक्री एकदम ठप है। आंकड़ों पर नजर लगाते 1,20,000 से ज्यादा मकान की सप्लाई जो है मार्केट में फिलहाल पड़ी हुई है। आपको ये 4% का आंकड़ा जो आपको इंक्रीज दिखाता है इन्वेंट्री में, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है। पिछले कई महीनों से ये इन्वेंट्री पाइल अप हो रहा है। सेल्स पर अगर नजर लगाए तो आप अंदाजा लगा पाएंगे बिक्री जो है एकदम ठप है। 3% बिक्री बढ़ी है, एकदम फ्लैट है सेल्स। और इस वजह से जो आप देख सकेंगे कि स्टॉक जो है 36 महीने का स्टॉक मार्केट में बना हुआ है, जिसका और जो नॉर्मल मार्केट कंडीशन है, आइडियल मार्केट 10 से 12 महीने का स्टॉक लेकर चलती है। 36 महीने यानी 3 गुना ज्यादा सप्लाई इस मार्केट में बना हुआ है। कीमतों पर नजर डालते हैं, आपको लगेगा कि इतनी सप्लाई ज्यादा है तो कीमत घटना चाहिए, लेकिन कीमत आप देख पाएंगे ज्यों के त्यों बना हुआ है। कुछ मार्केट में इनफैक्ट बढ़ गया है, 3% की बढ़ोतरी हुई है कीमत में। लेकिन इसके बावजूद इतनी सप्लाई पड़ी हुई है मार्केट में, कीमत इतनी बढ़ी हुई कि कोई खरीद नहीं रहा है। इसके बावजूद जो है बिल्डर लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले तिमाही में 27% ज्यादा नए लॉन्चेस हुए हैं इस मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट कितना इनएफिशिएंट है। आपको अंदाजा दे देते हैं कि अगर मुंबई में आज के तारीख में आपको घर खरीदना है तो जो कीमत है मुंबई में कम से कम कीमत है 11,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। या औसत कीमत है मुंबई के मार्केट में, यानी 1 करोड़ से ज्यादा में ही आपको 1000 स्क्वायर फीट का मकान मिल सकता है। और आपको अगर ये फ्लैट खरीदना है तो आपका एनुअल इनकम जो है 24 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। दूर दराज के इलाकों की बात करें तो वहां पर भी 60 से 80 लाख में ही मकान मिल रहे हैं। उससे कम में ढंग का मकान मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे हमने आपको बताया कि मार्केट में काफी नए लॉन्चेस आ रहे हैं और ये इनफैक्ट जो है ये एक साइन भी है कि मार्केट टूट रहा है, क्योंकि ये सारे लॉन्चेस मार्केट प्राइस से कम दाम पर हुए हैं। और उम्मीद यही थी बिल्डर्स की, ये मार्केट प्राइस से कम दाम पे जो लॉन्चेस हो रहे हैं, स्कीम्स जो लेकर आ रहे हैं, खरीदार आएंगे, लेकिन खरीदार खरीदारी नहीं कर रहे। वजह ये भी है कि ये जो भी नए लॉन्चेस आए मार्केट में उन सब में लोडिंग बहुत ज्यादा है, यानी एंड में जो बायर के जेब पर जो बोझ पड़ रहा है उतना ही बोझ पड़ रहा है जितना पहले पड़ रहा था। बायर को कोई खास राहत नहीं मिल रही है और इसीलिए बायर ने जो है हाथ खींच लिया इस मार्केट से। जी
तो बायर के लिए तकलीफ और बिल्डर के लिए भी एक तरह से तकलीफ है। इधर मुंबई के ब्रोकर भी यही कह रहे हैं कि उनके पास अब नए घर खरीदने की इंक्वायरी ना के बराबर आ रही है और लोग किराए के घर ही ढूंढ रहे हैं। आउटरेट की इंक्वायरीज बहुत कम है और जो भी है रीसेल के लिए है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए या अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा इंक्वायरी नहीं है मार्केट में। हमारे पास एज ऑफ टुडे जो भी चल रहे हैं रेंटल के फ्लैट्स की इंक्वायरी ही चल रही है ज़्यादा। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उसमें लोगों को थोड़ा डर भी है और लोगों का थोड़ा विश्वास उठ गया है बिल्डरों से, तो थोड़ा उसमें सेल स्लो है। और अब इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसेंस फॉर आस्क के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर। पंकज, स्वागत है आपका। और जैसा हमने सुना यहाँ पर कविता का एक्सप्लेनेशन भी और ब्रोकर्स की भी यहाँ बात सुनी, तो आखिर क्या कारण है कि मार्केट की कंडीशन इतनी खराब है, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री रखी है 30 महीने से ज़्यादा की, और फिर भी हम दाम गिरते हुए नहीं देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि कारण है कि अगर आप देखिए कि प्राइजेस बढ़े भी तो क्यों बढ़े, ये ज़्यादातर कैपिटल ड्रिवन रहा। इतना पैसा मार्केट में आया, एक पैसे के साथ साथ जिस हिसाब से प्राइस की बढ़ोतरी थी उसको देखते हुए काफ़ी निवेशकों को और भी अट्रैक्ट हुआ, तो और भी पैसा आया। लेकिन अभी क्या होता है कि एक प्राइस की प्रोडक्टिविटी होती है, वो ऊपर जाता है, लेकिन एक प्राइस वही प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर एक एंड यूज़र खरीद सके। तो निवेशक उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पिछले 3 साल तक, और वो 3-4 साल के अंदर जो निवेशकों ने अपना जब वो उसमें निवेश कर रहे थे तो उसके साथ साथ प्राइजेस भी ऊपर जा रहे थे, क्योंकि ये प्रॉफिट ड्रिवन निवेश थे। लेकिन उस प्राइस इतने बढ़ते चले गए कि जो एंड यूज़र है वो बहुत नीचे रह गया, और एक प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल कंजम्पशन उसके एंड यूज़र के हिसाब से होता है। अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखिए तो हमारी रेंटल इतनी नहीं बढ़ी जितनी EMI बढ़ गई। एक 2004-2005 का पीरियड देख लीजिए, बहुत ही एफिशिएंट मार्केट माना जाता था, हमारे इंटरेस्ट रेट कम थे, प्राइसेस बहुत ही प्रोडक्टिव थे। उस वक्त अगर आप देखिए तो हमारी रेंटल टू EMI जो कॉस्ट ऑफ शेल्टर, 2 तरीके से देख लीजिए कि एक तरफ से आपने रेंटल के पे घर लिया और दूसरा आपने खरीदा, उसका डिफरेंस 2 से 3 टाइम का था। आज वो 5 से 6 टाइम हो गया। तो ये रेंटल बता रहे हैं कि आदमियों की इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितने प्राइसेस बढ़ गए। तो एक्चुअली क्या है कि ये दर्शा रहा है कि जो कैपिटल वैल्यू है उसमें जो है डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। अब ये गिर क्यों नहीं रहे हैं, इसके ऊपर सबसे बड़ा ये है क्योंकि निवेशक हैं, बिल्डर्स ने माल उनको बेचा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं एज वेल एज प्राइवेट इक्विटी भी हैं जिन्होंने बहुत हायर वैल्यूएशंस में एक SPV के अंदर डाला हुआ है। तो वो सब एक बफर कर रोल अट्रैक्ट, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो इस चाह के भी आज प्राइजेस अनप्रोडक्टिव हैं, सेल्स नहीं हो रही है, लेकिन इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, लेकिन चाह के भी बिल्डर्स गिरा नहीं सकते। इसका एक और भी रीज़न ये है कि कई जगह पे डेवलपर बाध्य भी नहीं हो रहा है। कारण ये है कि उन्होंने जब माल बेचा तो एक कमिटमेंट किया कि मैं आपको डिलीवरी देता हूँ, लेकिन आप अगर अब देख लीजिए 60% प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, मुंबई की बात नहीं, अक्रॉस इंडिया देख लीजिए 60% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल तक की डिले पे चल रहे हैं। और कारण क्या है कि ये डिले का चक्कर, एक तो कैश फ्लो की कंडीशन थी और दूसरी हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू अप्रूवल्स आते हैं वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो बिल्डर ने आज लॉन्च कर दिया प्रोजेक्ट, और लॉन्च करते वक्त ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स प्री लॉन्च होते हैं जहां अप्रूवल नहीं आते, वो माल तो ज़रूर बेच देते हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं आया तो वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए बाध्य भी नहीं है। और तो कपूर साहब, ये सारा जो विशेष साइकिल आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इन्वेंट्री बढ़ते जा रहा है, कैश फ्लो कम होते जा रहा है, प्राइसेस वहीं पर है और सेल्स घट रहे हैं, ये कहाँ टूटेगा और क्या होगा दामों का? देखिए, अगर आप दूसरे ढंग से देखिए कि ये पिछले 2 साल और 3 साल के अंदर देख लीजिए तो प्राइसेस में एक स्टैग्नेंसी आ गई। आज वो जो तेजी से बढ़ रहे थे वो तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो कैपिटल हैज स्टार्टेड लूजिंग। 11,000 रुपये का भाव एक वक्त पे कमर्शियल प्रॉपर्टी का 14,000 रुपये का भाव अंधेरी में हुआ करता था, आज 11,000 रुपये हो गए। एक तो वो कम हो गया। रेजिडेंशियल का भी प्राइस वही है जो लोअर परेल में 3 साल पहले था, आज भी वही है। तो एक तरीके से देखिए बढ़ोतरी होनी कम हो गई। तो एसेट हैज स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग, और रियलिटी में यही है क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनका जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो ये एक टाइम लेता है रिडक्शन के लिए। इसके लिए इसको मैं बोलता हूँ एक शिप होता है जिसमें समय लगता है घूमने के लिए।
इसमें जब टाइट जब पंकज जी, लेकिन मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन यही पूछना चाहता हूं कि दाम स्टैग्नेंट भी हो गए, लेकिन जैसा हमने लिंक में भी सुना कि एवरेज प्राइस ही 11,000 रुपए के आसपास आ रहा है, यानी करीब 24 लाख रुपए आप कमाते हो, उसके आसपास 1 से सवा लाख की EMI देने के काबिल हो, तब कहीं आप MMR रीजन में घर ले पाएंगे। तो वो जो चीज है वो क्या कभी नीचे आएगी? क्या आप एक अफोर्डेबल प्राइस पर घर ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल ही आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देख ले ये वेट ऑफ इन्वेंट्री है, वो एक दिन डिसाइड करेगा किस तरफ प्राइस जाएगा। वो अर्बन इकोनॉमिक्स है। आपने आज स्पेकुलेटिवली प्राइस बढ़ा दिया, 2 साल 3 साल में उसका टाइम करेक्शन भी हो रहा है, लेकिन या तो वो इनकम उस लेवल तक पहुंचे जो होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। ये अब क्योंकि इंतजार करते करते 3 साल तकरीबन निकल गए बात होते होते, लेकिन अब कितने दिनों में हम देख पाएंगे इसको? क्या थ्रेशोल्ड आ चुकी है? मेरे को बहुत मुश्किल है कहना। कभी लगता है कि ऐसा होने वाला है और फिर लगता है कि दूसरे ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ मनी अवेलेबल हो जाते हैं जिसके लिए ये करेक्शंस नहीं होता हुआ दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पंकज कपूर यहाँ पर कहते हुए कि फिलहाल इस साइकिल का कोई अंत नहीं है, मुंबई में यही हाल कुछ देर तक चलता रहेगा। हम ब्रेक लेंगे, आगे बताएंगे कि मुंबई की प्रॉपर्टी पर चर्चा के बाद अपनी इस सीरीज के तहत कल हम बात करेंगे दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में। और इसके अलावा ब्रेक के बाद आप देखिए भारत में 3 साल में दोगुने हो जाएंगे इंटरनेट यूजर। टेक्नोलॉजी के ट्रेंड के बारे में बताएंगे आगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में एक होगा। दुनिया की जानी मानी IT सर्विसेज कंपनी सिस्को के मुताबिक 2017 तक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले डिवाइस की तादाद दुगनी हो जाएगी। भारत में अगले 5 साल में इंटरनेट का इस्तेमाल 6 गुना बढ़ जाएगा। ये कहना है इंटरनेशनल IT दिग्गज सिस्को का। कंपनी के सर्वे के मुताबिक 2017 तक देश में करीब 35 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होंगे, जो अभी करीब 14 करोड़ हैं। कंपनी के इस सर्वे का नाम है सिस्को विजुअल नेटवर्किंग इंडेक्स, जिसका 7वां एडिशन कंपनी ने जारी किया है। इसके मुताबिक 2017 तक देश में इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस की तादाद 2 अरब हो जाएगी, जो 2012 में 1 अरब थी। India is really growing and growing very fast. Huge implications for India in terms of its networks, its consumption patterns. The question is always what's driving the demand. In India, like the rest of the world, the short answer is video. सिस्को के सर्वे में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। देश में जो इंटरनेट क्रांति आएगी उसमें लीडर पर्सनल कंप्यूटर नहीं बल्कि स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिवाइसेस होंगे। 2012 में भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले नॉन PC डिवाइस सिर्फ 10% थे, जो 2017 में बढ़कर 53% हो जाएंगे। इससे भारत के टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं बनती दिख रही हैं। लेकिन सिस्को के मुताबिक इसके लिए इस सेक्टर में बड़े निवेश और स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी। वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना पड़ेगा। हमें वाईफाई हमको ओवरले नेटवर्क्स डालने पड़ेंगे ताकि उनकी उस अपने स्पेक्ट्रम के ऊपर हम लोग इतने ज़्यादा निर्भर ना हों। बाकी और भी नेटवर्क में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। हमें उनको सपोर्ट करने के लिए अभी जैसे बात हुई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स की, हमें जो कंटेंट है वो सब्सक्राइबर के पास ले जाना पड़ेगा। सिस्को ने अपने सर्वे में कहा है कि इंडस्ट्री और सरकार दोनों टेलीकॉम सेक्टर में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अगले कुछ सालों में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में अलग मिसाल पेश करेगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप के बाद आई पहली फिल्म ये जवानी है दीवानी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। रिलीज के पहले 4 दिनों में ही फिल्म ने 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वीकेंड पर फिल्म की कमाई 62 करोड़ रुपए रही, जो दबंग 2 के कलेक्शन से ज्यादा थी। और इसी दम पर ये जवानी है दीवानी इस साल की सबसे हिट फिल्म बन गई है अपने 4 दिन के अंदर। रणबीर कपूर के लिए भी ये पहली फिल्म है जिसे बॉक्स ऑफिस पर इतना शानदार रिस्पॉन्स मिला है और जानकार तो कह रहे हैं कि ये पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। बॉलीवुड हॉलीवुड वेरी वेरी जॉली गुड, राय के पहाड़ पर 3 फुटा नीली फुट मेरे पीछे की। वैसे 100 करोड़ का आंकड़ा भी अब काफी कॉमन हो गया है ब्लॉकबस्टर्स के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि कल हमारे चैनल पर कौन से ब्लॉकबस्टर्स आपको दिखेंगे। कल जस्ट डायल का IPO लिस्ट होने वाला है।
साथ ही आंतरिक सुरक्षा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक है। इसके अलावा कल पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल CNBC आवाज पर हम बाजार की चाल पर खास बातचीत कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के MD रिदम देसाई से भी। साथ में ही हमारे मार्केट बैंड में पहला सौदा में ICAN इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अनिल सिंह भी होंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे बात करेंगे इन्फोसिस में नारायण मूर्ति के आने का क्या असर होगा। वैसे दो चीजें यहाँ पर हो रही है। नवाज शरीफ कल शपथ ग्रहण करेंगे, नारायण मूर्ति की बात भी हो रही है। ये दोनों चीज और कुछ और चीजें ऐसे लग रही हैं जैसे हम वापस चले गए हैं 90 के दशक में। ये एक छोटा सा नज़ारा जो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, सोशल वेबसाइट्स पर भी। इसी थॉट के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं विपिन। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संजय दत्त जो 90 के दशक में जेल में थे, माधुरी दीक्षित जो एक बार फिर आपको डांस करती हुई दिखा रही है, 90 के दशक में काफी फेमस थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, 90 के दशक में एक बार फिर सत्ता में है। नारायण मूर्ति 90 के दशक में इन्फोसिस को ले जा रहे थे बहुत ऊपर, अब फिर और बाकी तस्वीरें भी वही सब बोलती हुई।